इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य, जिसमें आज हम शुंग एवं कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इनके बारे में चर्चा करेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगी। हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, एक बार मैं आपको बता दूं, लुसेंट जीके, जो कि 2024 की है और ये सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुंग एवं कर्ण राजवंश। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि शुंग वंश की नींव किसने डाली थी, तो ये पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। ब्राह्मण जाति का था ये, और शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। ये याद रखिएगा कि किस राजा ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ये भी याद रखिएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। ये सारे नोट्स आप अपने बना के रखिएगा। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह था देवभूति। इसकी हत्या कब हुई थी, तो ये 73 ईसा पूर्व वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की गई थी। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। ठीक है। सातवाहन राजवंश, तो शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन यानी कि जो कि आंध्र प्रदेश में है, शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे स्थापित की थी। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे, कौन कौन थे, सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र और सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलमावी और यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर आपसे ये भी पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक को आरोही क्रम में लगाइए, या फिर निम्न में से कौन से सातवाहन वंश के शासक थे, तो इनमें से कोई भी एक नाम आपको ऑप्शन में मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राज्य सूर्य यज्ञ किया था। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल में गुणाढ्य थे और हाल ही में गाथा सप्तशती और गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की जो है रचना की थी। सातवाहन में आपके चांदी, तांबे, सीसा और सर्वाधिक जो है सीसा जो है, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा थी और इसमें प्रोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन भी था। इन सारे पॉइंट्स को भी याद कर लीजिएगा। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे कहाँ से मनवाया जाता था, उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ भी जो है, भूमि को दान देने का जो प्रथा आरंभ की गई थी ब्राह्मणों को, वह सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरू की थी। भूमि दान का सबसे प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख दिया गया है। ठीक है। फिर है आपका आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणीकोट नामक स्थान सातवाहन युग में धान्य कटक नाम से विख्यात था। ये अमरावती के निकट था और ये कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी भी रहा। इस नगर की प्रसिद्धि का कारण इसका महत्वपूर्ण व्यापारिक मंडी होना था और ये सातवाहन साम्राज्य के पूर्वी भाग की सबसे बड़ी मंडी थी। यहाँ से उत्तर तथा दक्षिण की ओर अनेक व्यापारिक मार्ग गुजरते थे और महासांधिकों के अधीन ये एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध भी हुआ था, क्योंकि यहाँ के समृद्ध व्यापारियों ने स्तूपों एवं अन्य बौद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे नोट करने की बात है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम भी किया था। इसके बाद में आया है आपका चेदी राजवंश, जो कि इसको हम कलिंग राजवंश भी कहते हैं, ज़्यादातर कलिंग नाम से ये जाना जाता है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ था। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि भुवनेश्वर में उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था
और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब इसके बाद में आप बात करते हैं भारत के कुछ यवन राज्य। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ये क्रम आप याद कर लीजिएगा, ये पूरे क्रम से ही लिखने को आते हैं कि इनको क्रम से लिखिए। ठीक है, फिर सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी और मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखे और एंटीओकस सेकंड के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप इसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था और बैक्ट्रिया का डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन भी किया था। इसमें डियोडोटस सेकंड और यूथिडेमस और डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रिटाइटस, एंटीऑक्टिटस और हार्मिक्स भी शामिल थे। भारत का सबसे पहले आक्रमण जो है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। सन 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात जो था मिनांडर था, जिसका अधिकार 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ और इसकी राजधानी शाकल थी, जो कि अभी आधुनिक सियालकोट है और जो कि शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। ठीक है, मिनांडर ने नागार्जुन यानी कि नागार्जुन का ही नाम था नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा उत्तर एक पुस्तक में ही संकलित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात यानी कि मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। इसको याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानियों ने किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहते हैं। तो भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण भी है। ठीक है, आज के लिए इतने ही हैं। कल मैं आपको वीडियो में इससे आगे के जितने भी शासनकाल रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।